अगले सेशन में आ रहे हैं जो है सोशल मीडिया कॉज ऑफ बेटर और नो कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया के आने से क्या संवादहीनता ज्यादा बढ़ गई है या संवादहीनता कम हो गई है? मेरे साथ श्री आलोक जोशी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सब लोग उनको अमर उजाला, अब मैं उनके इन लोगों का परिचय नहीं करा रहा हूँ, ये लोग सबको, इन सबको हम सब लोग जानते हैं। कनन गोपीनाथ जी हैं। कनन गोपीनाथ जी का एक परिचय ये भी है कि वो आईएएस रिजाइंड हैं। अब वो आईएएस रिजाइंड एक नया है। मेरे साथ अब्दुल्ला साहब जुड़ रहे हैं सऊदी अरेबिया से। अब्दुल्ला साहब और हम लखनऊ के मूल निवासी हैं और जबान अभी भी वही लखनऊ की उर्दू वाली है। और मैंने इनसे कहा कि भाई तुम जरा, क्योंकि आज हम और ये सोशल मीडिया की वजह से जुड़े हुए हैं। शायद सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं 2-4 साल में कभी एक बार फोन करता हूँ, लगता है इतना बिल आ जाएगा मालूम नहीं, तुम उधर से फोन कर लो। जो स्टैंडर्ड होता था कि भाई तुम डॉलर में कमा रहे हो, तुम उधर से फोन कर लो। खैर, मैं सबसे पहले आलोक जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जो ये संवादहीनता की बात है उसका एक उदाहरण देके मैं शुरू करूंगा बात। फेसबुक में 5000 फ्रेंड आप हो सकते हैं, उसके बाद आपको नए लोगों को चुनना पड़ता, मतलब फिर आपको वो फ्रेंडशिप नहीं लेगा। तमाम 5000 फ्रेंड वालों को कोरोना काल में 5 लोग नहीं मिल रहे थे। और ये मेरे अगल बगल की बात, मैं किसी और का नहीं कह रहा हूं, मैं जिस समाज में जीता हूं, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली की मैं बात कर रहा हूं। तो बेसिक आइडिया ये है कि सोशल मीडिया से क्या हमारी संवाद बढ़ गया है या संवाद कम हो गया है? आलोक जोशी साहब। बड़ा विचित्र, थोड़ा विकट सवाल है आनंद जी, और आपने बहुत गंभीर प्रश्न उठाया है। कन्नन गोपीनाथन साहब यहाँ मौजूद हैं, आपका स्वागत है। अब्दुल्ला साहब, आपका भी स्वागत है। और मैं खुद लखनऊ शहर का हूँ, ये बताना जरूरी है क्योंकि आनंद जी ने 2 ही लखनऊ वाले बताए हैं। और लेकिन आप नहीं भी बताते तो आपकी जुबान से लोग पकड़ लेते कि आप लखनऊ के हैं। ये मुझे हरदम लोग पकड़ते थे कि तुम अलग से हिंदी बोलते हो, लोग कहते थे जी। तो हिंदी पे तो दूसरा किस्सा है मेरे पास एक। वो मुझे एक पाकिस्तानी मोहतरमा ने एक दिन लंदन में कहा कि आप पाकिस्तान के हैं क्या? मैंने कहा क्यों? तो बोली नहीं, आप बहुत साफ उर्दू बोलते हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ इसको हिंदी कहा जाता है जिसको आप मुझे कह रही हैं। बोले हाँ हाँ, वो एक ही बात है। जी। ये सोचिए आप कि जहाँ हम लोग, जहाँ पले बढ़े हैं, जहाँ बड़े हुए हैं, मैं लखनऊ में बड़ा हुआ हूँ, इसलिए बहुत मेरे ऊपर ये असर है। जी। लेकिन आपके सवाल पे आता हूँ, तो दोनों बातें हैं। इस सोशल मीडिया ने ये बहुत बड़ा चमत्कार किया है कि हमारे पता नहीं कितने पुराने, कितने दूर दराज के लोगों को वापस जोड़ा है। मेरे बचपन के स्कूल के साथी मुझे जो किसी तरह से ढूंढ के नहीं मिल रहे थे, वो मिले हैं, उनके साथ मेरा इससे संपर्क जुड़ा है। हमारे परिवार के लोग जो वैसे महीनों में, सालों में, जैसे आपने कहा, कई लंबे समय के बाद कभी एक दूसरे से बात किया करते थे, वो अब परिवार के ग्रुप बन गए हैं। व्हाट्सएप जो बहुत बदनाम मीडियम है, इनमें सबसे बदनाम मीडियम व्हाट्सएप है, जो सबसे ज्यादा नफरत फैलाने के लिए, जहर बोने के लिए बदनाम है। उस व्हाट्सएप ने परिवारों के समूह बने हुए हैं। उन समूहों के अंदर क्या हो रहा है, ये एक अलग विमर्श का विषय है मेरा ख्याल है। क्योंकि उस समूह पर या सोशल मीडिया पर जो कंटेंट है, सामग्री है, उस सामग्री पर तो मीडियम का कोई जोर नहीं है। लेकिन इस मीडियम ने हमको ये ताकत दे दी है कि आप वापस जुड़ सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इस चक्कर में ये भी हुआ है कि आप फेसबुक पर एक बार आपने खोल लिया, तो उसके बाद आप उसमें इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आपके बगल में बैठे हुए लोग आपको दिखते नहीं हैं। और आप ये, अब तो तमाम नज़ारे आम हैं, अब तो फिल्मों में भी आने लगा है, खासतौर पे जो वेब सीरीज टाइप की आती हैं, इनमें नए ज़माने की दुनिया दिखती है कि एक कमरे में 6 लोग बैठे हैं और वो 6 लोग आपस में भी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। वो आपस में आमने सामने बात करने के बजाय सभी 6 लोग एक एक मोबाइल फोन लेकर उसमें डूबे हुए हैं। तो इस तरह से इसने आपको भीड़ में अकेला कर दिया है, ये बिल्कुल सच बात है। जो बहुत कहते हैं ना, निर्वाण प्राप्ति की अवस्था होती थी कि आदमी भीड़ में बैठकर भी समाधि लगा ले और उसको आसपास दिखाई ना पड़े, सुनाई ना पड़े, वो इस सोशल मीडिया ने संभव कर दिया है। बैठा हुआ आदमी है, उसको कुछ महसूस नहीं होता है, वो इतना डूबा हुआ है। लेकिन इसके साथ ये जो आपने चिंता जताई कि 5000 मित्र हैं लेकिन कोरोना काल में आपके साथ एक भी दोस्त नहीं है, तो ये पुरानी कहावत भी है, एक सारा शहर जिसका दोस्त हो उसका कोई दोस्त नहीं होता है। दोस्त दरअसल जिंदगी में 2-4 होते हैं, ये आप सब महसूस करते होंगे। इससे ज्यादा दोस्त जो हैं, अगर आप कहें कि नहीं मेरे बहुत सारे दोस्त हैं,
तो इसका मतलब आपके दोस्ती के पैमाने में कुछ तो गड़बड़ है। दोस्त वही होता है जो आपके आपके अच्छे बुरे में आपके साथ खड़ा रह सके, न रह सके तो जहां है वहां से ये फिक्र कर सके कि वो आपके साथ इस वक्त क्यों नहीं है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू आई है, ये काफी तकलीफें हैं। जब टेलीविजन आया था तो उसके आने के साथ भी ये बीमारियां शुरू हो गई थी और काफी सवाल उठे थे कि भाई टेलीविजन कितनी खराब चीज है, इसने लोगों के संबंध खराब कर दिए हैं। शाम के समय आपके घर कोई आ नहीं सकता है, जो आता है घर के लोग उसको ऐसे देखते हैं कि एक कोई एलियन या अनवांटेड एलिमेंट आ गया है, क्योंकि इस वक्त हमारा एक टीवी प्रोग्राम देखने का समय है, इसके बीच में ये आदमी डिस्टर्ब करेगा। तो इसका इलाज फिर टेक्नोलॉजी ने निकाला कि उसने टेलीविजन प्रोग्राम रिकॉर्ड करने की सुविधा दे दी कि आप अपने बॉक्स में रिकॉर्ड कर लीजिए, बाद में देखते रहिए। पहले हम लोग वीसीआर पे रिकॉर्ड करते थे, बाद में अब उस डिब्बे के अंदर ही वो व्यवस्था मिल गई है। लेकिन अभी जो कोरोना काल में, जिस काल में आपको ये समस्या सबसे ज्यादा महसूस हुई कि आसपास के लोग आपको मदद नहीं कर रहे हैं या मित्र नहीं मिल रहे हैं, मैं कहता हूँ मैं खुशकिस्मत हूँ, या मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको उनके असली दोस्त है, जिन्होंने जो ऐसे वक्त पे काम आए। मैं यहाँ पिछले 4 महीने से लखनऊ में हूँ, 7-8 दिन के लिए आया था परिवार के साथ, और 4 महीने हो गए हैं क्योंकि हमारे पूरे परिवार को कोरोना हो गया था। तो यहाँ मेरे ऐसे मित्र भी हैं। सोचिए, मैं 26 साल बाद लखनऊ में इतना समय बिता रहा हूँ, इसके बावजूद इस शहर में मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैंने एक फ़ोन किया और उन्होंने जो मुझे ज़रूरत थी, और अनजान लोग, कुछ अनजान लोगों ने आधी रात को 3 बजे रात में आके एक सज्जन ने हमको ऑक्सीजन सिलेंडर का कनेक्टर दिया। तो ऐसा नहीं कि समाज रुका हुआ है, समाज में जीते जागते लोग आपके आसपास हैं। अब वो आपसे जुड़ते कैसे हैं, उसमें भी ये माध्यम भूमिका निभा रहा है, जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, जिसकी एंटी सोशल भूमिका की बहुत चर्चा हो रही है। वो कितना सोशल है और उसने कितने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है भी देखना चाहिए। कि ट्विटर पर एक समूह है, मेरे मित्र बालू नायर उसको चलाते हैं, आप लोग भी अगर जाके देखें, ब्लड डोनर्स इंडिया उस ग्रुप का नाम है। आप उसमें किसी तरह के खून की दरकार हो, कोई ज़रूरत हो, आप उसमें आप ट्वीट कीजिए और देखिए कितनी जल्दी उस पर रिस्पॉन्स मिलता है और आपको लाइव डोनर मिलते हैं। उस ग्रुप की खासियत है कि वो लोग खून किसी कैंप में जाकर डोनेट करने को नहीं कहते हैं। वजह ये है, शायद हम में से बहुत कम लोग ये जानते हों, कि खून जो है एक पेरिशेबल कमोडिटी है, ये खराब हो जाता है, ये बहुत समय तक बैंक में नहीं रह सकता है। लगता है कि हम बैंक को दे देंगे वहां जमा रहेगा, प्लाज्मा और जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा है कि आपको एक लाइव डोनर मिले जो आपकी जरूरत के हिसाब से खून दे दे, तो वो खून बर्बाद नहीं होता है, फेंकना नहीं पड़ता है। दुनिया की सबसे बड़ी इस तरह की कम्युनिटी है, वो मैनी टू मैनी कम्युनिटी कहलाती है। ट्विटर पर दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है इस प्रकार का। आपके बहुत नाम हुआ उनका, बीवी श्रीनिवास, यूथ कांग्रेस के लीडर, जिन्होंने इस दौर में ऑक्सीजन के लिए, खून के लिए, दवाओं के लिए लोगों की मदद की ट्विटर के जरिए। मेरे मित्र हैं अशोक कुमार पांडे, आप सब जानते होंगे, कश्मीर नामा किताब के लेखक हैं। कश्मीर पर बहुत काम किया उन्होंने, गांधी पर काम किया। अब वो इतिहास, वो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी थे लेकिन अब वो इतिहास पे काम करने लगे हैं और जम के काम कर रहे हैं। उन्होंने भी यही काम ट्विटर पर खूब किया कि लोगों की मदद की। तो ये सोशल मीडिया मदद करने के काम में आगे आता है, और इसमें खास तौर पे मैं देखता हूं कि ट्विटर ज्यादा सक्रिय होता है। जब एक्ट करने का सवाल आता है तो वहां ट्विटर ज्यादा काम करता है। व्हाट्सएप पे बहुत सारे समूह हैं जो काम करते हैं। जिस तरह से वो अफवाहें फैलाने में, लोगों को पिटवाने में भूमिका निभाते हैं, उस तरह से जान बचाने में भी उनकी भूमिका है। तो एक तरह से आपको टेक्नोलॉजी ने एक हथियार दे दिया है। अब ये मेरा ख्याल है इंसान के अंदर की फितरत तय करती है कि वो उस हथियार का इस्तेमाल क्या करेगा। वो उसे किसी अच्छी चीज को तराशने में इस्तेमाल करेगा या लोगों के गले काटने में इस्तेमाल करेगा। मैं आलोक जोशी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कनन साहब आपसे पूछ रहा हूं, बहुत बेसिक सी चीज इन्होंने कही। मैं व्हाट्सएप मैसेज की बात कर रहा हूं खास करके, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज जो ऐसा है जो कंट्रोल्ड है और उसको कैलिब्रेटेड आप कर सकते हैं। वो कैलिब्रेटेड आ रहा है कि क्या मुझे, और उसकी वजह से भाई मैं अपनी बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा हूं, दोस्त न रहा व्हाट्सएप के ग्रुप की वजह से, भाई न रहा, भाइयों के बीच में वो हो गया। हम सब 4 भाई थे, हम लोगों का अलग अलग थी। मेरे भाई समाजवादी थे, मेरे घर में कोई वो था, हर एक घर में बैठ के झगड़ा करते थे, बातचीत होती थी, लेकिन बातचीत थोड़ी बंद हो जाती थी। व्हाट्सएप ने तो बातचीत बंद करा दी है।
तो जो अभी खतरा जिसको मैं कह रहा हूं कि इट कैन बी, और मैं एक बात और जोड़ दूं, जोशी साहब ने दोस्ती की बात कही, एक चीज मुझे याद आ गई थी, 3 इडियट्स का एक अच्छा सीन है कि जब वो लिस्ट देखता है और देखता है कि आमिर खान फेल हो गए हैं तो बड़ा दुखी होता है, और जब देखता है टॉप कर गए हैं तो और दुखी होता है। तो दोस्तों की एक परिभाषा ये है कि साथ तो है, वो एक परिभाषा भी नई परिभाषा थी कि दोस्त फेल हो गया तो दुखी, टॉप कर गया तो ज्यादा दुखी। खैर, ये जो इट कैन बी यूज एज अ वेपन, जो व्हाट्सएप वाला है कनन, इसको आज हथियार की तरह यूज किया जा रहा है, जो आलोक जोशी साहब कह रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपको बुलाने के लिए इस प्रोग्राम में। और कोई भी इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म एज ए वेपन तो यूज कर सकता ही है, मतलब प्रोपेगेंडा हैज ऑलवेज बीन यूज्ड एज एन वेपन। और कोई टूल्स जो है इसमें चेंज जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, उसमें एक बेसिक चेंज ये एक्सपेक्टेड था कि इट विल, ये दो तरफा बातचीत को एनकरेज करेगा। पहले भी मीडिया होते थे, जैसे न्यूज़पेपर था या टीवी था या रेडियो था, वो एक तरफा था कि ब्रॉडकास्टिंग मीडिया था कि आपने कुछ बोल दिया और सब जगह जाके वो फैल जाता है। जब फेसबुक आया या और कुछ आया, फेसबुक आया, ट्विटर आया, या फिर इस तरीके से ये जो ओपन प्लेटफॉर्म्स आए, ये ओपन प्लेटफॉर्म्स ये था कि आप मोर डेमोक्रेटिक कॉन्वर्सेशन कर सकता है। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि आप जो लिखिए, मान लीजिए आप प्रधानमंत्री हो, आपको भी आप एड्रेस करके लिख सकते हैं, कोई हिस्टोरियन है उनको भी एड्रेस करके लिख सकते हैं, कोई भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जो जाने ना जाने डजंट मैटर, कोई हायरार्की नहीं है इसमें। अदरवाइज न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखो, उसमें अगर मुझे कोई डाउट है तो आप बोलेंगे कि मैं अगर उससे पूछूं तो बोलेगा आप उल्टा दूसरा एक आर्टिकल लिखिए। या अगर कोई हिस्टोरियन ने एक किताब लिखा, मुझे उसमें लगता है कि बिल्कुल गलत लिखा है यहाँ पे, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं दूसरा किताब लिखूं उसको काटने के लिए। ये तो पॉसिबल नहीं था सबके लिए। तो देयर आर मेनी माइक्रो कॉन्वर्सेशंस जो एक आदमी करना चाहता था, एक मैक्रो एनवायरनमेंट में बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस करना चाहता था, उसको एनकरेज करने का एक मीडिया के तौर पर भी सोशल मीडिया उभर के आया। ट्विटर, फेसबुक थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ओपन है। व्हाट्सएप जो है वो एक कंट्रोल्ड है, जैसे एक लिमिटेड ग्रुप है विद इन, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन एक इन ग्रुप और एक आउट ग्रुप। आप ट्विटर में ऐसा नहीं है, आपने अनलेस आपने ब्लॉक नहीं किया, डिफॉल्ट बिहेवियर बता रहा हूं, अगर मान लीजिए आपने किसी को ब्लॉक नहीं किया या फिर आपने किसी को म्यूट नहीं किया, तो वो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, आपने जो लिखा है वो सभी तक पहुंच जाएगा। सेम है फेसबुक में। पर बाय डिफॉल्ट व्हाट्सएप जो है एक क्लोज्ड प्लेटफॉर्म है। जैसे आपने डिसाइड कर लिया ये 50 लोग है, 100 लोग है, तो यही 100 लोगों के बीच में वो कॉन्वर्सेशन होगी। तो व्हाट्सएप में एक क्लोज ग्रुप, इन ग्रुप, आउट ग्रुप वाला वहीं से आ गया। वो कैरेक्टराइजेशन वो प्लेटफॉर्म में ही है, व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म में ही। कोई भी जैसे ग्रुप बनाते हैं हम, किसी भी तरीके का ग्रुप बनाते हैं, और फैमिली का भी, हम लोग जब फैमिली में बैठते थे तो शायद पॉलिटिकल बातें कम होती थी, फैमिली की बात ज्यादा होती है। अभी एक ग्रुप बन गया जिसमें आप पॉलिटिकल बातें भी करते हैं, फैमिली की बातें भी करते हैं, सारे चीजें वहीं पे करते हैं, और इट इज नेचुरल फॉर दैट टू हैपन। एंड व्हाट्सएप इज वेरी डेंजरस इन अ वे बिकॉज बिना कन्फ्रंटेशन के, बिना चैलेंज के, एक जो भी फैक्ट कही है, जो भी न्यूज कही है, फेक न्यूज कही है, प्रोपेगेंडा कही है, बिना उसको चैलेंज किए उसको प्रोपेगेट कर सकता है। और क्योंकि वैसे प्रोपेगेट कर सकता है, अगर एक मानता है कि आज सब कुछ सही चल रहा है देश में, और एक आदमी मानता है कि सब कुछ खराब चल रहा है देश में, और इनको दोनों को जो भी बिलीफ है उसी को एनकरेज करने वाले न्यूज मिलते रहते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर अपनी, और आपस में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपस में बात करने का मतलब है कि कन्फ्रंटेशन या कंटेस्टेशन, दो अलग अलग सत्य है। एक सत्य और एक असत्य नहीं कहता हूं मैं, एक समझता हूं कि दो पैरेलल ट्रूथ चल रहा है, और वो उसी को एनकरेज करने के लिए जो कंटिन्यूअस प्रोपेगेंडा मिलते रहता है, और एक दूसरे से कभी भी इसको कंटेस्टेशन हम दोनों पसंद नहीं करते, क्योंकि जैसे वो करेगा तो वो मेहनत वाली बात हो जाती है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। एक मिलना बहुत आसान है, कम्युनिकेशन जो हमें एनकरेज करते हैं वो कंफर्मेशन बायस भी है, वो आता रहता है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा बाय डिजाइन एक व्हाट्सएप ग्रुप का जब एक नेटवर्क बन जाता है कि हमने इस तरीके का नेटवर्क बनाना है, इसमें एक 3-4 लोगों का काम यही है कि ये मैसेजेस आप फॉरवर्ड करते रहिए, 3-4 लोग उसमें सिर्फ थम्स अप देते रहेंगे, दैट्स इट। और वो बाकी जो 20 लोगों का या 100 लोगों का क्या राय है, क्या नहीं राय है, वो मैटर नहीं करता। उन लोगों में से हो सकता है कि 40 लोगों को
इसमें अच्छा नहीं लगता होगा जो किसी ने लिखा है, पर बाय नेचर हम कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, तो हम क्या करते हैं, हम चुप रहते हैं। मान लीजिए कोई बात नहीं, अरे दोस्त है, ठीक है, कितना घटिया बात कर रहे, कोई बात नहीं, चुप रहते हैं, जो लिखे तो लिखे। पर उसमें 3 लोग जो है वो अपना थम्स अप देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो इंकरेज हो जाते हैं। जो साइलेंट रहते हैं वो उसको और होने देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि पहले जब हम छोटे थे और मान लीजिए बिल्कुल गलत चीज कुछ कही, और बिल्कुल ही गलत चीज, तो हो सकता है पापा हो या फिर कोई भी हो, एक ऐसे सर के पीछे बोलेंगे चुप रहो, मतलब ना फालतू की बात ना करो, ये सब गलत बातें ना करो। आज मैं वही बात अगर करूं ट्विटर पे या फेसबुक पे, हो सकता है पापा या फिर वो कोई बोले कि गलत कह रहे हैं, पर फेसबुक में मुझे या फिर ट्विटर पे 100 लोग जरूर मिल जाएंगे जो लाइक करेंगे और बोलेंगे वाह सही बात कही है। तो मुझे अचानक लगता है कि मेरे बात में ये नहीं कि मैं गलत हूं, मेरे बात को सही मानने वाले 100 लोग हैं। और आज कोई भी बात कहे, कितना भी आउटरेजियस बात क्यों ना हो आप कहे, आपको 100 लोग जरूर होंगे जो आपको बोलने के लिए कि आप सही कह रहे हो, और दैट बिकम्स एन कांस्टेंट एनकरेजमेंट। और वहां पे मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा, इसलिए पहले भी मैं ये कहता था कि जो कंटेस्टेशन है वो ज्यादा जरूरी है। टॉप टू बॉटम जो कम्युनिकेशन चल रहा है दो तरफ, वो जब तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, कंप्लीटली डिवाइडेड है, और एक दूसरे से जब वो कॉन्वर्सेशन नहीं होगा कि कौन सत्य है और कौन असत्य है वाला, तो बात आएगा ही नहीं। और वहां पे व्हाट्सएप उतना एनकरेज करने वाला मीडियम मैं नहीं समझता हूं कि है, बल्कि व्हाट्सएप की ही फॉर्मेट, यहाँ पे व्हाट्सएप का तो और भी बहुत सारी चीजें, आज तो हमें मान लीजिए क्रेडिट कार्ड लेना है तो आईडी कार्ड भी व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। मतलब ये सिर्फ बात करने का वो नहीं रहा, बल्कि चाइना में तो आज कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं व्हाट्सएप जैसे जो प्लेटफॉर्म है, लोन ले सकता है। मान लीजिए आप 2 कंपनी है, व्हाट्सएप में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, किसी बैंक से लोन ले लिया, लीगली एनफोर्सेबल सब कुछ हो गया। तो सोशल मीडिया कम रहा, इट बिकेम ए प्लेटफॉर्म फॉर लॉट मेनी अदर थिंग्स। बट यस, दिस वन साइडेड प्रोपेगेंडा नीड्स टू बी काउंटर्ड, एंड हाउ डू वी काउंटर इट? आई थिंक बाय नॉट बीइंग साइलेंट, चुप ना रह के अपनी बात रख के, चाहे वो गलत हो सही हो, पर एटलीस्ट सवाल तो पूछ के मैं समझता हूँ कि वो कॉन्वर्सेशन का शुरुआत कर सकता है। करण, आप पे पहले भी कहते रहे, आप हरदम कहते रहे कि सवाल उठाते रहिए, और अगर कोई कह रहा है तो यू मस्ट से कि भाई ये आप में ये है, और इन तर्कों की वजह से आप ठीक नहीं है। अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे एक चीज, क्योंकि फेसबुक और जो अभी आलोक जोशी साहब ने कहा ना कि लोग लगे रहते हैं, कई बार हम और आप भी अपने घर में देखते हैं, हमारे कोई ऐसा गेस्ट आते हैं, बहुत घर के भाई आ रहे हैं, बहन आ रहे हैं, वो आते ही आपसे बजाय बात करने के वो उसमें अपने देखता रहता है। अच्छा, वो आदत ज्यादा है, कोई ऐसा नहीं आता है कि जिसके बिना हिंदुस्तान ना चले, लेकिन वो आदत हो जाती है। मेरी पत्नी, मैं 37 साल शादी के हो गए, अच्छा खाना बनाती है भाई, लोग तारीफ करते हैं, लेकिन अब रातों वो रेसिपी बुक अब उनका हो गया, वो मालूम नहीं कुकरी वाला, उसको वो 2-4 घंटा देखती हैं रोज। अब आपको भी लगता है ठीक है, अब वो कहती है इसको देख के जो खाना ऑलरेडी जिसका नाम मुझे पता है आलू की भुजिया, उसका कुछ और नाम लेने लगते हैं। हम कहते हैं तो ये है खाना, वो कहती नहीं ये है। खैर, तो मैं इससे आपको इसलिए पूछ रहा हूं कि पहले हम और आप बर्थडे विशेस, और उसका एक सोशल मीडिया बिहेवियर भी है कि आपने एक थम्स अप दिया, एक ताली बजाई, एक नमस्ते किया, उन्होंने 2 बार नमस्ते की। इस पे अब्दुल्ला आपसे, क्योंकि आप वहां हैं। और आनंद, वंस अगेन भाई, बहुत शुक्रिया आपका, और ज्यादा बड़ा शुक्रिया कि जोशी साहब और करण गोपीनाथ साहब के साथ आपने मुझे इक्वेट कर दिया। ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा इज्जत अफजाई का मौका है। गोपीनाथ साहब और जोशी साहब के बारे में नहीं कह सकता, ये कहेंगे ये कौन छोटे से आदमी को हमारे साथ बैठा दिया आपने। तो इट्स अ प्लेजर, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी विद बोथ ऑफ यू। इसको दूर रहता हूँ, लखनऊ में कहता है ये जर्रा नवाजी है। नहीं सही, आपने हमको बहुत ऊंचे पायदान पे उठा के बैठा दिया, क्योंकि छोटी मोटी चीजों तक तो मैं ठीक था। आज आपने इतने हाईली अकम्प्लिश्ड पीपल फ्रॉम द सोसाइटी, तो पहले तो I accept my heartfelt appreciation to share a similar platform, Anand, with these two great gentlemen. जहां तक बात होती है सोशल मीडिया की, आनंद, कुछ आपको याद हो या ना याद हो, जब हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे उस जमाने में स्टडी सर्कल हुआ करता था। जोशी साहब को भी शायद याद हो, स्टडी सर्कल को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। तो बोलने की आदत हम लोगों की यूनिवर्सिटी के जमाने से ही पैदा हो गई थी, और वो आज तक चल रही है। 60 साल हो जाने के बावजूद भी आई एम वेरी एक्टिव विद ए ग्रुप व्हिच आई डोंट नो इफ यू आर फेमिलियर विद टोस्टमास्टर्स। टोस्टमास्टर्स इंटरनेशनली एक अमेरिकन वो है, बड़ा ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसमें कम्युनिकेशन के ऊपर जरा एम्फेसिस ज्यादा रहती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी चीजें पिछले 40 सालों में हम लोगों ने सीखी है, इट वाज ऑल बेसिकली डिजाइन्ड कि
how to enhance and make communication better for the improvement of the society, for the improvement of the individual, for the improvement of the nation as a whole. हर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. एटम बॉम्ब चाहे ले लीजिए, चाहे आप ये वायरसेस ले लीजिए, एक साइंटिस्ट का रोल ये था कि आई एम मेकिंग अवेयर, आई एम प्रोवाइडिंग यू विद अ टेक्नोलॉजी विच यू कैन यूज. चॉइस आपकी है आनंद, आप इसको इस तरह से यूज करना चाहते हैं कि माशरे को, समाज को खराब करें, या उसकी बेहतरी के लिए. जोशी साहब ने इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया हाउ यू कैन एक्चुअली यूज द मीडिया, द सोशल मीडिया टू क्रिएट ए ब्लड डोनर्स ग्रुप जिसने जिंदगियां बचाई हैं. कनन साहब ने यही बात दूसरे पस मंजर में कही हमसे कि लोग ग्रुप बना के दूसरों को कत्ल कर सकते हैं, सिर्फ इस मीडिया के जरिए एक लाठी चार्ज करवा दिया, गोलियां चलवा दी, तलवारें चलवा दी. तो ये दो धारी तलवार की तरीके से काम करता है. आनंद, हियर इज अ फैक्ट व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. हम कभी टेक्नोलॉजी को ब्लेम नहीं कर सकते, हम व्हाट्सएप को ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि व्हाट्सएप बाय इटसेल्फ इज इननेट, उसके अंदर कोई ताकत नहीं है. उसको ताकत देने वाला हम और आप होते हैं, जिस तरह से हम यूज करते हैं. तो ये हमारे एथिक्स के ऊपर आ जाता है. The ethics with which I have grown up in my society, the ethics which were provided to me by my family, and the ethics which now I present to the community, ये एक अहमियत हो जाती है. सोशल मीडिया में बजाते खुद कोई ताकत नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता आप लोग. हम कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर ये सारा गेम ये होता है. पॉलिटिकल आउटफिट्स जो है वो वी आर ऑल अवेयर किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं किस तरीके से ग्रुप्स बनाती है, किस तरीके से लोगों को ये मोटिवेट कर लेती है. पूरे यू नो एज अ होल मालूम हुआ कि एक करोड़ों की तादाद में एक गलत ख्याल, एक नेगेटिव सोच को जहन में पैदा करा देते हैं. तो सर ये टेक्नोलॉजी का मसला नहीं था. I don't blame the man who developed the AK-47. I blame the man who uses the AK-47 as a terrorist. The same AK-47 could have been used by my armed forces, could be used by my police. It's all the way we are using the technology which has been given to me. आज की तारीख ये हो गई है. आनंद ने कहा, वैसे तो आनंद आज घर जाएंगे, इनको खबर मिलेगी कि कल जब इनको गोभी मिलेगी another name, तो इनको पूछा जाएगा अच्छा वहां पर तो आप बड़े चौड़े होके कह रहे थे कि साहब मुझे ये खिला दिया जाता, कल खबर मिलेगी जाके. The fact of the matter is, again, भाभी ने जिस तरीके से इस आलू गोभी का कन्वर्जन किया है, you see, this is creativity. This is what happens. Now supposing she had not used this, उन्होंने कोई चाची जी वाला कोई सीरियल बैठ के देखती रहे. So the choice which she has used is what is making the power of the media. तो मैं जिस बात पे, क्योंकि मैं involved रहा हूँ as a freelance journalist, as a communicator, as a part of the Toastmasters International, I always say there is a huge power in the media, but it all depends how you use it. आपकी ताकत के ऊपर होता है. ट्रम्प साहब थे, वो सुबह उठते ही ट्विटर पे खड़े हो जाते, तो नतीजा होता ही था कि एक आधे नेकर पहना हुआ नंगा इंसान वो आपको पूरी दुनिया को सुबह सुबह उठ के एक ट्विटर से हिला देता है. उसके बरक्स आज का प्रेसिडेंट वहां का आप उसको सुनते ही नहीं. The media has not changed. WhatsApp has not changed. It's the way the man who was responsible for it has changed. तो मेरी अपना बहुत ही सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है आनंद इस पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जोशी साहब और गोपीनाथ साहब हमसे एग्री करेंगे. मीडिया में ताकत नहीं है, ताकत होती है उसके इस्तेमाल में. ताकत का मतलब इन द वे वी वांट टू यूज इट. आपने कहा कि फेसबुक के ऊपर 5,000 लोग आप फ्रेंड बना सकते हैं, जब जरूरत पड़ी तो 5 लोग नहीं मिले. The fact is they were never your friends. जोशी साहब ने बिल्कुल सही कहा, they were never your bloody friends. They were acquaintances who got together over a platform. जिन्हें ये नहीं मालूम है कि आनंद वर्धन सिंह जो थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, ये इनके सब्जेक्ट्स ये थे, इनके 5 ये दोस्त हुआ करते. अरे भाई, आज की तारीख में अगर हम ये कहते हैं कि आनंद इज माय फ्रेंड, then I have a basis on which I am saying it. आज हुआ ये कि साहब अभी सुबह हमें एक फेसबुक के ऊपर एक मैसेज ही आता है कि ये साहब फला इंसान तुम्हें याद है. I have no idea who that person is, but ultimately we found that the boy was with us in school.
तो ये what started off as a non-entity got converted into a very creative group. WhatsApp group मैं लखनऊ का स्टूडेंट रहा हूँ भाई जोशी साहब, मैं सेंट फ्रांसिस में पढ़ा करता था. I was there till 1975. लास्ट बैच और द कैम्ब्रिज बैच हम लोग का था. आज WhatsApp पे हम लोग का 101 का बैच था आनंद. हाँ. उसमें से एक बंदा फेल हो गया तो 100 पास हुए थे. 100 में से आज हम 65 लोग उस WhatsApp ग्रुप पे हैं. लेकिन जो बात आनंद ने कही मैं आपको शेयर करूं, उस ग्रुप में सर आज बड़े वर्टिकल स्प्लिट है. वो वर्टिकल स्प्लिट जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ WhatsApp ने क्रिएट कराया है. मैं उसका नुस्खा भी बता दूं. एक्चुअली वो बार बार कहा जाता है कि पॉलिटिकल मत डालो, लेकिन लोगों का अक्सर मैं उसी पे नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं क्योंकि ये स्प्लिट पॉलिटिकल हुए हैं. मैं आलोक जोशी साहब एक चीज और, क्योंकि ऐसा ना टेक्नोलॉजी की, ठीक है टेक्नोलॉजी को आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं जैसे अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, लेकिन कई बार टेक्नोलॉजी इतने धीरे से आपके आम जिंदगी में प्रवेश कर जाती है कि पता ही नहीं लगता है. अब एक जो AI आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो क्या होता है कि जो मैं संवाद मुझे अच्छा लगता है, जो एक्टिविटी मैं ज्यादा देखता हूं, जो मैं खोल के ज्यादा देख रहा होता हूं, मैं शायद मोदी जी से जो प्रश्न पूछ रहे हैं लोग, मैं उस वीडियो को ज्यादा देखता हूं, जो इस तरह के, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुरंत मुझे अब वही ढकेलने लगती है. उसको तो माल बेचना है फेसबुक को या किसी को, तो जब भी मैं खोलूंगा तो मुझे वो सारी चीजें दिखाई देंगी, मुझे दूसरा पक्ष दिखाई ही नहीं देगा. और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मैं अपने को व्हाट्सएप के जरिए या कहीं अपने को योद्धा मानने लगा हूं कि मैं अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का, अपनी कम्युनिटी का रक्षक हूं. तो ये जो AI है, ये हम चाहे नहीं चाहे वो उसमें धीरे से आ जाती है. तो ये जरा मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता दूं. मेरी नतनी आई हुई थी, उसके चक्कर में उसको कोई बच्चे वो देते नहीं थे, तो मेरा ले लेती थी फोन और वो कार्टून देखती थी. तो मेरे लिए वो 5-6 महीना वो भी फंस गई थी, बंबई रहती थी आगे. अब मेरे लिए मैं किसी के पास जाऊं तो उसको तुरंत, उसको लगता था कि एक बड़ा एक आदमी 62 साल का आदमी साला केवल कार्टून देखता है, क्योंकि केवल कार्टून आने लगते थे. वो तो इसको बेचना है माल. तो आलोक जोशी साहब, ये AI भी कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे आपके उसमें दाखिल होकर आपके उसको ही चेंज कर रही है, आपके सोचने के नजरिए को बहुत बहुत बुरी तरह कर रही है. ये बात बिल्कुल सच है. जो उदाहरण आपने दिया वैसा एक उदाहरण और देता हूं मैं. अभी हाल में 2-3 दिन पहले किसी बड़े संस्थान के ट्विटर हैंडल पर एक यूजर ने शिकायत की कि साहब जब हम आपके कंटेंट में जाते हैं तो वहाँ हमको बहुत सारे सेक्स वीडियोस के ऐड दिखते हैं, तो बहुत तमाम अश्लील चित्र और ये तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं. और उसने उसको जवाब दिया, उस ऑर्गेनाइजेशन ने जवाब दिया कि साहब ये जो ऐड आपको दिखते हैं ये हम नहीं डालते हैं, ये गूगल आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से डालता है. तो आप जो अन्य वेबसाइट्स पे देख रहे होंगे वही आपको दिखाई पड़ेगा. आपको हम लेकिन सलाह दे सकते हैं कि इससे आप कैसे बचें. आप अपने कुकीज साफ कीजिए, कैश साफ कीजिए, हिस्ट्री साफ कीजिए और आगे से देखते समय ख्याल रखिए कि आप क्या देख रहे हैं, तो आपको ये ऐड आने बंद हो जाएंगे. इस हद तक तो ये दाखिल हो गया है. एक हमारे दोस्त हैं, मीडिया नामा नाम की वेबसाइट चलाते हैं, बहुत मशहूर, वो टेक्नोलॉजी और मीडिया पे काम करते हैं, निखिल पावा. उन्होंने पिछले साल ये ट्वीट किया था और ये बड़ा खतरनाक मुझे उस समय देख के लगा. उन्होंने कहा कि मैं बैठा था और मैंने मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था, कंप्यूटर भी मेरा नहीं चल रहा था. हाँ, मोबाइल रखे हुए थे हमारे परिवार के सामने, और मैंने अपनी वाइफ से कहा कि जरा वो हेडफोन दे दो मुझे. और उसके बाद से मैंने जब अपना डिवाइस खोली और उसमें मैं जिस साइट पे भी जाऊं वहां मुझे सबसे पहले हेडफोन के विज्ञापन दिख रहे थे. ये तो अब हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है. पहले मुझे कुछ जानकारों ने बताया कि साहब जो iOS डिवाइसेस हैं, यानी एप्पल के फ़ोन हैं या टैबलेट्स वगैरह हैं, वो जब आप बंद कर देते हैं तो वो आपकी बात नहीं सुन रहे होते हैं. लेकिन अब मेरा अपना तजुर्बा है कि मैं फ़ोन सामने रख के कुछ बातें करता हूँ, और ये मैंने फिर एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया. आप भी करके देख सकते हैं कि आप किसी चीज़ के बारे में 4 बार नाम लीजिए, उसके बाद जब आप फ़ोन खोल के देखेंगे तो आपको उसका विज्ञापन दिखने लगेगा. इससे पहले जब आप सर्च करते थे या फ्लाइट का टिकट बुक कराते थे, उस शहर के होटल के विज्ञापन आने शुरू हो जाते थे आपके लिए, या टैक्सी वाले का विज्ञापन आने लगता था कि आपको ओला चाहिए, उबर चाहिए. ये यहाँ तक की कहानी तो ठीक थी, लेकिन एक तरह से ये हमारे दिमाग को रेगुलेट कर रहा है. और इससे पहले जो बात आपने कही वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. उसका AI से मेरा ख्याल है संबंध ज़रूर है,
लेकिन उससे ज्यादा संबंध इस बात से है कि हम अपना दिमाग और दिल कितना खोल के रखते हैं। कि हम जब सोशल मीडिया पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, तो हमें वही चीजें दिखाई पड़ती हैं जिनको अक्सर हम लाइक किया करते हैं। तो जब हम शुरू में जहां रिएक्ट करते हैं, जब हम कुछ चीजों को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उसके बाद हमें वैसी ही चीजें दिखती हैं, हमें उन्हीं में से कुछ गिने चुने लोगों की पोस्ट दिखाई पड़ती हैं। ट्विटर पे जब मैं शुरू शुरू में आया था तो मैं बहुत घबरा गया था, सच बात यह है। तो ये टेक्नोलॉजी भी जरूरी है। जैसे ही मैं खोलता था वो इतनी तेजी से भाग रहा होता था, उसका स्क्रॉल समझ में नहीं आता था कि क्या पढूं, कुछ पढ़ने की कोशिश करूं, तब तक वो भाग जाता था। तो जाहिर है उससे उसको रोकने की टेक्नोलॉजी यही होगी कि आपकी पसंद की चीजें, आपको कुछ कम चीजें दिखाई जाए। वरना करोड़ों लोग एक साथ ट्वीट कर रहे हैं, वो सब एक साथ आप नहीं देख सकते हैं। तो आपके लिए क्यूरेट किया जा रहा है, वो क्यूरेशन आपकी अपनी पसंद के हिसाब से होगा। तो हमें क्या हम अपनी पसंद की और दूसरे की पसंद की चीजें एक साथ देखना चाहते हैं? पहला सवाल तो ये है। या जैसा अभी कन्नन ने कहा, जो बहुत बहुत सबसे महत्वपूर्ण सवाल वही है। पहले होता था कि टेलीविजन पे एक आदमी बोल रहा है या अखबार में एक आदमी लिख रहा है तो शहर में उसको जरा इज्जत दी जाती थी। लखनऊ में न्यूज रीडर भी आप लोगों को याद होगा, अब्दुल्ला साहब को पक्का याद होगा, हाँ, मोहम्मद नूरबख्श साहब हुआ करते थे। श्रीवास्तव जी थे। ये जब निकलते थे तो सड़क पे लोग यूं दूर से, अरे भाई नूर जी साहब, जी जी सलाम किया करते थे। लगता था भाई एक बड़े आदमी को हमने सलाम कर लिया। अब क्या है कि अब इंसान बराबरी पे आ गया है। अब आप इस बात की कोई अहमियत नहीं रखते हैं कि मैंने 30 साल मीडिया में काम किया है, वहां मैंने कुछ नियम कायदे सीखे होंगे, उनके हिसाब से पढ़ लिख के बात करता हूं। अब उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने जो लिखा उसको 20 आदमियों ने लाइक कर दिया और कहा वाह वाह। इसके बाद वो अपने को इस देश के सबसे बड़े पत्रकार या संपादक के बराबर समझते हैं। उनको लगता है जो मैं कह रहा हूं वो सही है और ये जो कह रहा है वो गलत है। इतनी बात खत्म हो गई। अब हम बराबरी पे मुकाबला कर सकते हैं, पंगा ले सकते हैं। यही जो है, इसी को ट्रोलिंग कहा जाता है। ट्रोल आर्मी जो है वो इसी में लगती है कि किसी भी बड़े से बड़े आदमी को कैसे परेशान किया जाए। जब मैं बड़ा कह रहा हूं तो बड़े का मतलब मेरा कोई उससे मंतव्य नहीं है कि कोई महान आदमी जिसका हमको अनुसरण करना है। बड़े का अर्थ जिस आदमी ने अपना अपना वक्त दिया है, जिंदगी दी है, जिसने उस काम में इतना समय लगाया है, शिद्दत से करता है, डिटेलिंग करता है, उसके बाद आपके सामने कोई बात कहता है। और एक दूसरा आदमी जो बिना पढ़े लिखे सिर्फ बैठकर व्हाट्सएप फॉरवर्ड करता है। ये दोनों अपने को बराबर समझ रहे हैं। उसको लगता है कि इनके और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं भी तो दिन भर इतने व्हाट्सएप फॉरवर्ड करता हूं। मैं 2 किस्से ऐसे हुए हैं जिनके बारे में कहूं कि व्हाट्सएप पर या फेसबुक पे कोई सूचना आई जिसको मैंने परिवार के समूह में कॉन्ट्राडिक्ट किया। मैंने कहा ये बात गलत है और इस तरह की जानकारी हम लोग ना बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। ये काफी पुरानी बात है। बाद में तो जैसा आपने कहा वर्टिकल स्प्लिट, उस चक्कर में परिवारों के समूह भंग हो गए हैं कई, उनमें वो बातचीतें अब होती ही नहीं है। तो जवाब में आया कि साहब ये फेसबुक इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, वो कुछ छाप रही है तो वो भी सोच विचार के और पूरी रिसर्च करके छाप रही होगी, तुम कैसे उसको चुनौती दे सकते हो? तो अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार या इंडियन एक्सप्रेस अखबार या हिंदू और टेलीग्राफ जैसे अखबार जो छापते हैं और जो फेसबुक पे आता है, ये 2 अलग अलग कैटेगरी की चीजें हैं। वहां अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो छपा हुआ शब्द है वो बराबर है, वो चाहे फेसबुक पे मेरे पड़ोसी ने लिखा हो या वो टाइम्स ऑफ इंडिया में 40 साल का अनुभव रखने के बाद और 20 रिसर्च जर्नल कंसल्ट करने के बाद लिखा हुआ लेख हो। वो दोनों को एक बराबर तराजू पे तोल रहे हैं। तो ये खतरा है। इसमें इससे बड़ा खतरा है जिसकी तरफ फिर कन्नन ने इशारा किया कि हम चुप हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये बात नहीं करनी चाहिए। हम लोग परिवारों में क्यों चुप हो जाते थे? इसलिए कि भाई ये बुजुर्ग हैं, ये इस तरह की बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स पे, इनसे हमको आधे घंटे इनके साथ बैठना है, कुछ अच्छी बातें करें कुछ और, उसके बाद निकल लें। हम लोग समाज के तौर पर दरअसल एक, मैं कहूं तो एस्केपिस्ट रहे हैं। हम एक समूह में जाके एक तरह की बात करते हैं, दूसरे समूह में जाके दूसरी तरह की बातें करते हैं। एक जगह जाएंगे सिर्फ मौसम पे बात करेंगे क्योंकि हमें पता है यहाँ पॉलिटिक्स की बात करते ही झगड़ा होगा, और उस झगड़े से हम डरते हैं। और डरता कौन है? डरता वो है जो हमारे जैसी सोच रखता है, जो इस समाज की बेहतरी की सोच रहा है। जो आग लगाने की इच्छा रखते हैं वो बिल्कुल नहीं डरते हैं। वो हर समय वैसे ही बात करते हैं, कहीं भी बैठे हों।
उनको इस बात की फिक्र नहीं है कि मुझे ये बात पसंद नहीं, वो मुझे, अगर उन्हें पता चल जाए कि मुझे ये बात पसंद नहीं है तो वो मुझसे वो बात बार बार करेंगे। वो कोशिश करते हैं कि मुझे भड़काएं, उसके बाद कुछ लड़ाई झगड़ा, और उसके बाद वो परिवार में या अपने मित्रों के समूह में इस बात का प्रचार करें कि देखो कितना एंटी सोशल आदमी है, और ये बिल्कुल उल्टी सीधी बातें करता है, उसके बाद हमसे झगड़ा भी करता है। लेकिन इसके बावजूद इलाज एक ही है, इलाज ये है कि जवाब देना ही होगा, आप चुप नहीं रह सकते हैं। और उसके भी बहुत सारे तरीके अब टेक्नोलॉजी ने आपको दे दिए हैं। इसी सोशल मीडिया पर तमाम फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स आ गई हैं। उन्हीं के दबाव में अब हालत यह है कि भारत सरकार ने पीआईबी का फैक्ट चेक शुरू कर दिया है, और यहाँ यूपी में उत्तर प्रदेश पुलिस भी अपना फैक्ट चेकिंग हैंडल चला रही है। या आप कोई सूचना आती है तो यहाँ डालिए, हम बताएंगे सच है या गलत है। ये और बात है कि वो कितनी सच बातों को सच बताते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये अगर किसी एक आदमी ने फैक्ट चेकिंग का काम शुरू न किया होता तो हम जहां पहुंचे हैं यहां तक नहीं पहुंचते। इसलिए जहां मौका मिलता है वहां अपनी बात कहना जरूरी है, इस चीज को चैलेंज करना जरूरी है। और अगर आप तरह तरह की बातें सुनने के लिए ओपन रहेंगे, तब आपको, मुझे लगता है, सोशल मीडिया पर भी और दूसरी जगहों पर भी दूसरी आवाजें सुनने को मिलती हैं। क्योंकि मैं लाख सही हूं, फिर भी मेरे अंदर ये गुंजाइश रहनी चाहिए, और ये हमारी परंपरा में भी ये गुंजाइश है कि मैं शायद गलत हो सकता हूं। 10% की ये गुंजाइश रख के चलनी ही चाहिए। अगर आप वो नहीं करते हैं तो फिर आप ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने में मददगार बन रहे हैं। आप दूसरे की सुनेंगे नहीं और उम्मीद करेंगे कि दूसरा आपकी सुने, ये नहीं हो सकता। मैं आलोक जी इसी बात को आगे बढ़ा दूं, जो आपने कहा उसकी तायीद कर रहा हूं। जो आपने कहा ना एड वाला, हम भी एक छोटा सा चैनल हमारा है, उसमें कुछ लोगों का, एक दो लोगों का आया कि साहब आपके उसमें सेक्स एड, तो वही चीज भाई जो तुम्हें मन भाता है वही तुम्हें दिखाया जा रहा है। क्योंकि एड का मैं बता दूं, मेरी वो जो नथनी थी वो कार्टून देखती थी मालूम नहीं किस भाषा में, तो इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं तो मेरे उसमें कार्टून जो आने लगे वो मालूम नहीं किस भाषा में आते थे, रोमानियन मालूम नहीं, क्योंकि उसको तो कार्टून से मतलब था, 2-3 साल की थी, उसको भाषा से तो मतलब था नहीं। तो वो अब हमारे लोग कहते थे तुम ये कौन सी भाषा की क्या। दूसरा जो आपने कहा ये बिल्कुल 100% है, टेस्टेड है कि ये बिना पेगासस के भी ये जो फोन है ये आपकी सारी निजता की बातें सुनता है। हम लोग कई बार, हम लोग वेंटिलेटर के बीच में भी वो तकलीफ थी कुछ, तो कहीं वेंटिलेटर की बात होने लगी, ये 2 घंटे बाद मुझे वेंटिलेटर के ऑफर भेजने लगा कि ये यहां से खरीद लीजिए, रेंट पे ले लीजिए, फलाना ले लीजिए। तो जो भी लोग हैं ये इससे भी थोड़ा सतर्क रहें। कनन आपसे एक बहुत बेसिक सी चीज पूछ रहे हैं कि देखिए जो व्हाट्सएप पे क्या दिक्कत है कि व्हाट्सएप पे एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री रिटेल माल बेचती है, और आगे जो रिटेलर हमारा मित्र जो है उसमें उसका मेंबर वो उसकी रिटेलिंग करता है, और रिटेलिंग करते करते वो अपने को मैन्युफैक्चरर मानने लगता है, और वो ये मानता है कि इंटेलेक्चुअली, जो आलोक जी ने कहा कि वो इंटेलेक्चुअली वहां पहुंच चुका है जहां वो अच्छा नई नई खबरें लाता है। भाई ऐसा रिसर्च तो मैं सुबह 2 घंटा पिछले 15-20 साल से 2 घंटा सुबह हार्ड मतलब वो पढ़ता हूं, उसके पास मालूम नहीं कौन सी बाबा आदम के जमाने की स्टोरी होती है कि वहां इटालियन बार में कहां से कौन क्या 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 उसके पास हिस्ट्री है। आपको जो बेसिक कनन क्वेश्चन है वो ये है कि पेपर में लिखे हुए को हम लोग एक जमाने में गॉस्पेल ट्रुथ मानते थे, कहा जाता था कि पेपर में लिखा है, जिसको आलोक जी कह रहे हैं, क्योंकि कोई जिम्मेदारी लेता था उसकी। अब क्या जो भी सोशल मीडिया में है उसको लोग कहते हैं, जैसा इन्होंने कहा भाई वो फेसबुक में देखा, उसमें देखा, मैं दिखा सकता हूं। आप कहिए कहां फेसबुक में देखा, नहीं मैंने पढ़ा था, कहां पढ़ा था, ये आंसर आज तक कोई नहीं दे पाया है। आपकी प्राइवेसी खत्म हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, आपका कुछ भी करके अगर आपके पास एक टेक्नोलॉजी है तो उसको आप दूसरे के, जिसको मैं कहेंगे दिमाग को पल्यूट भी कर सकते हैं, जो खतरा है। कनन आपसे अनम्यूट कर लीजिएगा। सॉरी सो मैं समझता हूँ कि जो ये ट्रांसिशन हुआ एक हायरार्किकल मीडिया या टॉप टू बॉटम मीडिया जो था, वहां से सपोजिटली डेमोक्रेटिक मीडिया जो सोशल मीडिया जिसको हम कहते हैं, कई सारे जो अर्स्टवाइल इन्फ्लुएंसर जो जिनको हम कहते हैं, चाहे थ्रू रिटन वर्ड्स या फिर अपनी बातें रखते हुए या किसी भी तरीके से, वो ट्रांजिशन को कितने लोग कितने अच्छे से समझ पाया या फिर कितना इनकरेज कर पाया, मैं थोड़ा सा डिसएग्री भी करता हूँ उस एरिया में, क्योंकि ये एक मौका था। पहले अगर किसी को चुप कराना था गलत बात करने से तो उसके सर के पीछे मार के या फिर डांट के चुप कराना था।
अभी एक मौका था इतने लोगों से डायरेक्ट बात करके, उनको उनके साथ कॉन्वर्सेशन करके, उनके साथ संवाद करके समझाने का कि आप क्यों गलत हैं। इसलिए आपका सवाल गलत नहीं है, पर आप गलत क्यों है, आपके सवाल में गलतियां क्या है, या फिर आपके जो आपने जवाब तक पहुंचे हैं वो क्यों गलत है, यहाँ बताने का एक मौका था। वो मैं समझता हूँ कि वो जो ट्रांजिशन पीरियड था 2011, 12, 13, 14 जो भी पीरियड, 16, 17 जो भी मान लीजिए, उसमें वो कहीं ना कहीं हमने वो अर्जेंसी नहीं दिखाई। और उसमें मैं देश की मतलब इंटेलेक्चुअल सर्कल, या फिर जिसको आप पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स कहिए या थॉट लीडरशिप कहिए, जिनको जो देश को आगे बढ़ाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो जो हायरार्किकल मोड था उसी में ही बढ़ गया। तो सवाल यही था, 5वीं पढ़े हो तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने के लिए? मैं तो यहाँ पे 15 साल रिसर्च करके बैठा हूँ, और तुम तो कल के बच्चे हो, तुम निकल के मेरे को सवाल कैसे पूछ सकते हैं? जब ये आता है तो वहां पे वो प्रीवियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है, वो डेमोक्रेटिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन चला जाता है। यही एक मौका है, चाहे आप कल पढ़े ही नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम क्या है? आपको इन्फ्लुएंस करना, मेरे विचार आपके समक्ष रखना, और आपको बोलना कि क्यों मैं सही हूं और मैं क्यों समझता हूं कि आप भी हमारे साथ चलना चाहिए। एक थॉट इन्फ्लुएंशियल का काम यही है। तो आप वो डेमोक्रेटिक तरीके से अगर कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। मैं जब से ट्विटर पे आया हूं, मैं एक चीज कोशिश किया हूं कि कम से कम 50% जो हैंडल को मैं फॉलो करूं वो उनसे करूं जिनको मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं, जिससे मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं, और आज भी वही करता हूं। और दूसरे, जब ट्विटर ने भी जब अपनी क्यूरेशन चेंज किया, कि उन्होंने डिसाइड किया कि आप जिससे एंगेजमेंट करेंगे, आप जिसको फॉलो करेंगे उनको नहीं दिखाएंगे, आप जिसके साथ ज्यादा एंगेज करेंगे उनको दिखाएंगे, या फिर जिस पे ट्वीट पे ज्यादा टाइम लगाएगा। तो वो क्यूरेशन भी चेंज किया, क्रोनोलॉजी वाला किया। वो क्यों किया? क्योंकि वो जो आपने कहा था, आपका थॉट प्रोसेस को एक एको चेंबर बनाते हैं और एक स्पाइरल में आपको डालते रहते हैं। आपने जो सोच आपके दिमाग में है, जो बायस आपको पास है, उसी को कंफर्म करने वाली सारे डेटा, और वो कोई भी डायरेक्शन में हो। अर्थ फ्लैट है बोलने वाला उनको भी मिल जाएगा, अर्थ राउंड है बोलने के लिए भी मिल जाएगा, वैक्सीन से मर जाएगा लोग ने बोलने के लिए लोगों को मिल जाएगा। जो भी आप सोचते हो उसको कंफर्म करने के लिए इनफ डेटा, इनफ थियरी, इनफ हिस्ट्री, इनफ मैन्युफैक्चर हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस मीडिया ने एक और चीज किया, हर इंसान कंटेंट क्रिएटर हो गया। पहले कंटेंट कंज्यूमर था, आज हर आदमी कंटेंट क्रिएटर है। तो वो क्रिएट करता है और वो देखता है 4 लोग पसंद करते हैं तो क्यों ना हो, 4 लोग अगर देख रहा है तो और मैं इन्फ्लुएंसर क्यों ना बनूं। तो बिल्कुल जायज भी बात है। ये एंगेजमेंट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वी हैव टू कंसिडर दैट दिस इज अ डेमोक्रेटिक मीडिया। एक डेमोक्रेटिक मीडिया है जिसमें 1-to-1 इंटरेक्शन की जरूरत है। 1-to-1 इंटरेक्शन, चाहे उस बंदे का फॉलोवर है कि नहीं, या उस बंदे का ब्लूटूथ है कि नहीं, वो देख के नहीं, वो बंदे ने जो बात किया है उसको एड्रेस करने की बात है कि नहीं, वो सोच के करने की जरूरत है। और अगर मैं ये 100% यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आप कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं तो, और कॉन्वर्सेशन ट्रोल का क्या है, मैं 3 चीजें करते हैं वो। सबसे पहले आपको कोई नाम बुलाएंगे, जैसे भक्त, हम एक तरफ बुलाते हैं भक्त बुलाते हैं, एक तरफ बुलाते हैं कि आप कांग्रेसी हो, लिबरांडू हो, ठीक है, या इस एंटी नेशनल हो, जिहादी, आतंकवाद, जो भी नाम है, जो एक पूरा स्टेज दिया हुआ है वो पूरा वो बुलाएंगे। दूसरा बात करेंगे आपका कैरेक्टर असासिनेशन। कैरेक्टर असासिनेशन, तुम इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारा इसमें यह फायदा होगा, या फिर तुमने ये पहले ये किया था उसको बचाने के लिए आज ये कर रहे हैं, या फिर कल तुम्हें ये मिलेगा इसलिए तुम आज ये कह रहे हैं। ये कैरेक्टर असासिनेशन की बात। तीसरा जो आप वो कहेंगे वो है व्हाट अबाउटरी। तब तुम कहाँ थे, तब तुम क्यों चुप थे, कि 1970 रैंडम नंबर वहां पे आएगा। ये 3 चीज के अलावा अगर एक सेंटेंस एडिशनल आया है तो मैं समझता हूं कि उनको उनसे बात हमेशा करना चाहिए, क्योंकि वो एक पॉइंट है कि जो नेम कॉलिंग है, कैरेक्टर असासिनेशन है और व्हाट अबाउटरी है, ये 3 चीज के अलावा अगर कोई भी चीज को अगर लिखा है आपकी कहीं, मैं ये ढूंढने का कोशिश करता हूँ। मेरे से जितने रिप्लाई करते हैं उसमें से अगर कोई भी ऐसे एक चीज आए हैं तो मैं जरूर उनको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, चाहे माँ बहन की गाली मुझे उसमें दिया हो नहीं दिया हो। और जितने भी कॉन्वर्सेशन है जो माँ बहन की गाली मुझसे देने हुए शुरू करते हैं, मैं 99% ऑफ कॉन्वर्सेशन में यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लास्ट में आके बोलते हैं हाँ ठीक है, आपको जो सही लगता है आप करिए, मुझे जो लगता है मैं करूंगा। इतना ही हम भी चाहते हैं। मैं ना आपका दुश्मन हूं ना मैं देश का दुश्मन हूं, इतना आप माने, बस इतना काफी है। आपका और मेरा राय अलग होगा, वो तो होगा ही होगा। 2 इंसान का होता है, परिवार में हस्बैंड और वाइफ का होता है तो होगा, पर एक दूसरे का दुश्मन नहीं है हम इस देश में। इतना अगर हम एक दूसरे को समझा सकते हैं, और इसके लिए ही बात करना जरूरी है। इसलिए नहीं है कि वो मेरी बात माने, इसलिए कि वो माने कि ये लड़का ठीक है या फिर ये आदमी ठीक है, ये कुछ देश का बुराई नहीं चाहता, ये मेरा बुराई नहीं चाहता, इसका सोचने का नजरिया अलग है, इसका थिंकिंग का प्रोसेस अलग है, ठीक है, कोई बात नहीं।
इतना हमें वापस वो क्रेडिबिलिटी लाना होगा, क्योंकि किसी का थॉट को अगर आप किसी को साइलेंस करना है, किसी को निशब्द करना है, तो उसका क्रेडिबिलिटी को बस खत्म कर देने का। उसको अगर आप डिस्क्रेडिट कर दिया, और डिस्क्रेडिट करने का है, आपका कोई भी पुराना हिस्ट्री, मान लीजिए आप सेकंड स्टैंडर्ड में पेन चोरी किया हो, अगर वो लिख के बोल दिया कि ये तो सेकंड स्टैंडर्ड में चोरी करता था पेन का, बस ये निकाल के बोल देंगे, उसके बाद आपने जो भी बोला है वो उसका कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि क्यों, आप चोर है, चोर के बाद कौन सुनता है। तो यहाँ पे जो डिस्क्रेडिट करने का मतलब ये नहीं था कि आपको आपके खिलाफ कुछ बोलना, डिस्क्रेडिट करना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपके बात को कोई क्रेडिबिलिटी नहीं देना था। आपने जो बात रखी है वो उसको साइलेंस करना था, उसको साइलेंट करना। तो इसीलिए ये जो नेम कॉलिंग, कैरेक्टर असैसिनेशन और वाटामोटरी है, वो इसलिए लाता है, ये बताने के लिए कि ये इंसान क्रेडिबल नहीं है, या ये इंसान एक हिपोक्रेट है, ये इंसान का पीछे ऐसे है या फिर रीजन, इसलिए वो। तो सॉरी, मैं थोड़ा सा नहीं, प्लीज हाँ, नहीं, दिस इज वेयर आई थिंक इट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, हम ये नहीं कह सकते कि आज आपने किसी मेरे बात को काटा तो मैं ये नहीं कह सकते कि आप जाके किताब लिखो या फिर आप जाके अपना न्यूज़पेपर पढ़ो जो दूसरा मेरे, नहीं। अगर आपने कुछ लिखा है, आपने कुछ बोला है कि गलत है, एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आपको बताने का, कि एंगेज करने के, बराबरी पे, आज हम ये बराबरी पे ही एनकरेज करना हो, मतलब कॉन्वर्सेशन करना होगा, और वो वापस आना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी ऊपर पहुंचे हो, वहां से लेकर नीचे तक आना ही पड़ेगा, अपने आप को लाना पड़ेगा, और उस लेवल पे हर इंसान को बराबरी पे हर नागरिक के साथ बात करना पड़ेगा। वो नहीं तो क्या है, ये जो है ना डिस्क्रेडिट, एक जो लोग जिनको देश को आगे बढ़ाने का ताकत है दिमाग में, वो सोच रखते हैं, उनको आज हम एंटी नेशनल कहने लगे हैं। और ना वो एंटी नेशनल जिनको आप कहते हैं वो मेहनत करते हैं बताने के लिए कि हम एंटी नेशनल नहीं है, हम देश की भलाई के लिए सोचते हैं, ना वो जनता समझने के लिए तैयार है कि वो एंटी नेशनल नहीं है, वो भी देश के लिए सोचते हैं, पर राय उनका अलग हो सकता है। ऐसे में देश आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पे मैं समझता हूँ क्योंकि जिनको लगता है कि उनके पास ज्यादा दिमाग है, उनकी जिम्मेदारी बनता है कि बाकियों से बातचीत करने का, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है और किसी का नहीं बनते, और वो बराबरी पे करना होगा। और मैं करते अगर रहेंगे, जितनी कोशिश करेंगे एक एक करके, वन बाय वन, अगर आधे घंटे भी हम सबने डिसाइड कर लिया है कि आधे घंटे जो भी सवाल पूछते हैं उस पर आधे घंटे बात करेंगे, 3 लोगों से ही सही, 3 लोगों से बात करेंगे, और बिना उनको फील किया कराए हुए ना कि तुम्हारा औकात नहीं है मुझसे बात करने का, ये फीलिंग ना कराए हुए बराबरी पे अगर बात कर सकते 3 लोगों से ही, तो मैं समझता हूँ कि कॉन्वर्सेशन की मीडिया जो थे, जिनको हम एक्सपेक्ट करते थे कि सोशल मीडिया होना, वही होंगे वापस। और वो तो 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ, वो आपका स्क्रीनशॉट लेके अपने दोस्तों को दिखाएंगे भी, देखो कौन किससे मेरे से बात कर रहा था, ये बंदा मेरे से बात करता है, चाहे आपसे बिल्कुल डिसएग्री करते होंगे, बिल्कुल ही डिसएग्री करते होंगे, फिर भी वो 4 लोगों को दिखाएंगे, बोलेंगे अरे इससे बात किया मैंने आज। ये बराबरी का, जैसे इसका एक उदाहरण आप देखिए, वो कन्नन जो कह रहे हैं कि तमाम लोग देखिए वो अपने बायो में लिखते हैं ब्लॉक्ड बाय फलाना। वो क्यों लिखते हैं कि वो ये आदमी इतना एंगेज हुआ कि उसने मुझे ब्लॉक किया। तो अगर आप उसके साथ बात कर रहे हैं, और ये ब्लॉक करना मुझे नहीं लगता है, हालांकि मजबूरी में मुझे भी किसी को करना पड़ता है जब वो गाली गलौज पे उतारू होते हैं, लेकिन मुझे लगता है ब्लॉक करना जो है वो अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन मजबूरी ये है कि ट्विटर कंप्लेंट्स वगैरह पे जैसे रिस्पॉन्ड करता है, आमतौर पे वो सुनता नहीं है शिकायतें, वो बहुत मुश्किल होता है उसमें किसी की कंप्लेंट करना इस वजह से। और जो लोग हैं वो लोग हैं या नहीं ये भी पता नहीं है। अच्छा, तो ये होता है कि आप इस सोशल मीडिया में एंट्री का कोई नियम बना देते कि भाई एक अपनी आईडी लगाओ, जैसे हम जब यूट्यूब चैनल चलाते हैं अपना, तो वो हमसे तमाम सवाल पूछते हैं, और एक वेरिफिकेशन फाइनल जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, वो आपको ये सभी लोगों को जानना चाहिए कि वो आपके घर के पते पर एक कोड भेजते हैं जो डाक से आता है। वो जब डाक से आया हुआ कोड आप कंप्यूटर पे एंटर करते हैं, तब यूट्यूब फाइनली मानता है कि आप वही आदमी हैं जो आप होने का दावा कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उससे पहले वो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ले चुके होते हैं। फिर भी उन्होंने तरीका निकाल रखा है कि एक स्ट्रीट एड्रेस जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, कि आपका एक पता है वास्तविक जहां आप मिलते हैं, क्योंकि आपके सारे वर्चुअल डॉक्यूमेंट हमने देख लिए, इसके बाद जब ढूंढने की कोशिश हुई तो आप मिले नहीं, तो वो कागज पे इस बात की तस्दीक करते हैं, शायद उनके अपने नियम कायदों की वजह से, कि आप किस जगह पाए जाते हैं। तो इतना पक्का इंतजाम अगर वो
जो चैनल चलाने वाले हैं उनके लिए कर सकते हैं। तो इस तरह के मीडियम सामान्य मेंबर बनाने के लिए भी एक कोई बेसिक क्राइटेरिया उसको मेरा ख्याल है खोलना चाहिए। फिर भले ही वो आदमी अपने नाम से नहीं, वो किसी छद्म नाम से भी सामने रहना चाहे, तब भी वो एक असली आदमी है, ये तो कम से कम यूजर को एहसास हो। जी जी। मैं अब्दुल्ला जी एक बिल्कुल इससे अलग हटके आपसे इसलिए क्योंकि हम थोड़ा संवादहीनता और इम्पर्सनल जो होते जा रहे हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा, और जो कनन साहब ने कहा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, तो उसके लिए इंशाअल्लाह, और आपके मुंह में घी चक्कर कनन, अगर ऐसा दिन आ जाए। बर्थडे, विवाह, जीना मरना, ये सब हम लोग करते हैं। अब हिंदुओं में तेरही की जगह एक बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन आ गया। हम सब जब शादी करते हैं तो पूरी सनातनी ढंग से करते हैं, 7 फेरे, ये सब, वो मुंडन उंडन खूब उससे करते हैं। लेकिन जब मरना का समय आता है तो जल्दी खत्म करो। तीसरे दिन एक यहाँ हरि मंदिर है और एक दो और मंदिर है, वहीं जाके तीसरे दिन शांति पाठ, जो जीवन में कभी शांति पाठ नहीं किया हो, उसको कर देते हैं। इस माध्यम ने एक और नया वो दे दिया है कि अब हम लोग वर्चुअल शांति पाठ करके, वो बुलाना भी खत्म हो गया है। क्योंकि कम से कम आता था, कोई किसी के कंधे पे सिर रख के आप रो लेते थे, आपको कह देता था, बहुत दिनों बाद लोग मिलते थे। ये एक इस तरह का सामाजिक वो भी था। दूसरा, मैं फेसबुक की बात बता दूं, मेरे दफ्तर में अगर उस दिन आता है कि आज 11 पीपल हैव गॉट बर्थडे, तो मेरे दफ्तर का कोई भी व्यक्ति उस बर्थडे में आपको हैप्पी बर्थडे करके कुछ अपनी तरफ से लिख के, 1 अंगूठा, 4 अंगूठा, 1 ताली, 2 ताली करके वो खत्म कर देता है। आपको पता ही नहीं कि मैंने किया कि नहीं किया, आप उसी में खुश रहिए। तो इट हैज बिकम सो इम्पर्सनल। अब्दुल्ला साहब, इस पे जल्दी से एक क्विक टिप्पणी, क्योंकि समय का हुआ है, मैं इन लोगों के पास भी जाऊंगा। जी जी, इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, जोशी साहब की बात को आगे लेता हुआ, मैं जोशी साहब, इसीलिए अब मैं अपने फोन को बाथरूम में नहीं ले जाता। क्योंकि कैमरे वाले फोन को तो बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। आपने कहा ना कि साहब वो फौरन आपने बात कही हो और हेडफोन का जिक्र हो गया, तो अब ये सिलसिला खत्म हो गया। कम से कम किसी जमाने में अखबार बड़े फुर्सत पे पढ़ सकते थे साहब वहां पे। तो हैविंग सेड दैट, आनंद, माय बिलीफ इज, देखिए अगेन, एक चाकू है जो एक हाउसवाइफ घर के अंदर इस्तेमाल करती है सब्जी काटने के लिए। एक चाकू एक कत्ल के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। What the media has done is, and where the governments and the owners have to play a responsibility which they have not, is to put checks and balances कि अब आप अगर 3 इंच का चाकू है तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 8 इंच का चाकू खरीदना चाहते हैं, then there has to be a procedure for it. आप अगर मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक है, अब जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में है, इन्होंने अब ये करा है कि जो फ्रीक्वेंटली फॉरवर्डेड मैसेजेस हैं उनको आप 5 से ज्यादा एक दफे में आप नहीं फॉरवर्ड कर सकते। ये पहले नहीं था। इसी तरीके से checks and balances should come from the owner, from the people who own the responsibility of that particular media. Regrettably, they lack ethics. मैं word ethics पे बहुत जोर दे रहा हूँ beginning से end तक, क्योंकि it's all a matter of the way the ethics are being used. अगर ट्विटर वाले, जैसे जोशी साहब ने भी यही कहा कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, भाई वो चाहते हैं कि इस किस्म की खुराफात फैले, इस किस्म की वजूहात आ जाए कि हमारा जो ट्रैफिक है वो बढ़ जाए और हमारी रेवेन्यू बढ़ जाए। तो अनफॉर्चुनेटली द कमर्शियल एंगल सुपरसीड्स द एथिकल पार्ट ऑफ इट। द नेट बॉटम लाइन इज all kinds of trollings occur because they have been allowed, as what we say, let loose. Conditions डालिए, pros and cons दीजिए, ये करके देखिए, उसके बाद यही मीडिया should become a powerful media. आज जैसे वायरस के ऊपर है, लोग कहते हैं कि सब चाइना ने ये वायरस बना के फेंक दिया। ये वायरस को बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि भाई हमें ट्रीटमेंट के लिए जरूरत पड़ती थी। कंडीशंस जब लगना शुरू हुई हैं तो एक चीज को हम कंट्रोल करते हैं। सरकारों को ये एथिकली उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हर मीडिया को वो कंट्रोल करे ईमानदारी के साथ, नॉट विद अ वेस्टेड इंटरेस्ट, नॉट विद द फैक्ट कि भाई हमारे 5,000 और 5 लाख लोगों को तो छूट है, दूसरे को छूट नहीं है। जब तक के owners will not take the onus onto themselves to maintain the ethics, we will continue to have lopsided impact of all the media that we're looking at. Having said that, Anand, yes, impersonal, cold,
without any emotions. This is the way we have now become in the actual world. भाई साहब, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जिसको मैं बर्थडे ग्रीटिंग दे रहा हूं उसको मैं जानता तक नहीं हूं, सिर्फ उसका किसी वजह से फ्रेंडशिप हो गई हमारे उसके फेसबुक के ऊपर. दिस इज एक्चुअली a dishonest way of creating a society which is based on no ethics and no values and no reality. ये एक वर्चुअल वर्ल्ड जो क्रिएट हुई है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है. इसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो इस अनएथिकल एस्पेक्ट को एक अपना हिस्सा माने ले रहे हैं. This is where my problem comes, where the monitoring of the parents becomes extremely important, not because of anything else, but because it gives you wrong values which you're going to inculcate within yourself. ठीक है अब्दुल्ला साहब, मैं थोड़ा इसलिए क्योंकि समय का वो है, मैं जल्दी से आलोक जोशी साहब आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लूं क्योंकि समय का वो है. एक सिर्फ दिक्कत जो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है, ये सारी समस्या होती है पॉलिटिकल वो लेके, जो पॉलिटिकल वो आते हैं और कारपेट बॉम्बिंग होती है, मतलब एक के बाद एक. आप कितने झूठ को सही बोलेंगे? हम सब लोग जब बड़े हो रहे थे तो हम लोग एंटी कांग्रेस थे, हम लोग को लगता था इंदिरा गांधी से बड़ा तानाशाह कोई नहीं है, इससे बड़े कांग्रेस से बड़ी भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है. आज अगर आप कुछ कहिए और जो झूठ आता है तो लोग कहेंगे ये कांग्रेसी है, ये कांग्रेसी. अरे भाई, कांग्रेसी नहीं है हम. एक झूठ को तो मालूम नहीं इटालिया, अब सोनिया गांधी के लिए क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, जवाहरलाल नेहरू के लिए क्यों किरके लड़के थे, जिन्ना के कौन से कजन थे, क्या थे, क्या क्या. तो वो कभी कभी आपको लगता है कि इसमें एंगेज ही मत हो, मतलब एट टाइम्स सोशल मीडिया जो खराब हो रहा है वो नेहरू साहब की गलती थी. जोशी साहब इस पे जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स एंड देन वी. ये जो अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं इससे मैं भी काफी हद तक इत्तेफाक रखता हूं कि जो भी गड़बड़ हो रही है वो सोशल मीडिया में हो रही है या बाहर हो रही है, उसमें ज्यादातर चीजों के लिए तो जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है. हाँ बिल्कुल. जवाहरलाल नेहरू ना होते तो शायद आज हम इस हालत में ना होते कि हम इन सब चीजों पर चर्चा भी कर रहे होते. लेकिन ये इस सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है कि लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसमें सबसे चिंता की बात यह है कि लोग किस अंदाज में इन बातों पे यकीन कर लेते हैं. कितना आसान हो गया है कि जवाहरलाल नेहरू के पुरखे मुसलमान थे, ये बात कोई बड़ी आसानी से मान लेता है. तमाम मुसलमानों के पुरखे हिंदू थे, ये बात तो सब साबित है, लोग परिवारों में मिल जाते हैं. मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं, मुसलमान हैं जो कहते हैं भाई अगर आप जब ये कास्ट का झगड़ा आएगा तो भाई हम तो राजपूत रहेंगे क्योंकि हम तो जब मुसलमान होने से पहले हमारे पुरखे तो राजपूत थे. तो ये तो मानने वाली बात है. लेकिन कोई एक हिंदू धर्म में ये प्रावधान कहाँ है कि कोई मुसलमान, पारसी या ईसाई हिंदू बन सकता है? हिंदू धर्म में कन्वर्जन का प्रावधान ही नहीं, इंतजाम ही नहीं है. तो उसमें कोई हिंदू बन कैसे गया, ये सवाल, बुनियादी सवाल नहीं पूछते हैं अपने आसपास. इस बात को बहुत आसानी से मान लेते हैं कि नेहरू मुसलमान थे, उनके पुरखे मुसलमान थे, फिर फिरोज गांधी नहीं फिरोज खान थे, वो एक अलग झगड़ा है. इस तरह की चीजों को फैलाया तो बहुत सुसंगत तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से जा रहा है. एक पूरा संगठन 125 साल से इस काम में लगा हुआ है. उसका धर्म था कि ये इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन चले. अब यह है कि टेक्नोलॉजी ने उनको हथियार दे दिया है और बाकी लोग, जैसे आपने कहा कि बहुत कभी कभी इच्छा होती है कि एंगेज ही ना हो. ये बहुत सारी इच्छाएं जो लोगों की हैं एंगेज न होने की, वो भी संकट को बढ़ा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग चुप रह जाते हैं. और जब आप जैसा समझदार आदमी अगर किसी 10 लोगों की महफिल में ऐसी बात सुन के चुप रह जाए तो, और 2 आदमी उस तरह का बवाल मचा रहे हों, तो बाकी जो 7 आदमी बैठे हैं उनको लगता है कि ये भी देखिए आनंद जी भी चुप हैं, इसका मतलब ये दोनों जो कह रहे हैं ठीक बात कह रहे हैं, वरना ये आनंद जी तो पढ़े लिखे आदमी है तो जवाब देते हैं. तो इसलिए चुप रहना बड़ा खतरनाक अपराध है इस वक्त, जो फिर दिनकर जो तटस्थ है उसको चाहिए कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध. तटस्थ रहना बहुत अपराध है. हमारे दौर में हमारे दोस्त रवीश कुमार ने किताब लिखी हुई है, बोलना जरूरी है. तो बोलना जरूरी है, चुप रह के काम नहीं चल सकता है. आपको कितना भी ये लग रहा हो कि चुप रहकर मैं किनारे रह जाऊं और क्यों बवाल में पढ़ूं, मुझे लगता है थोड़ा बहुत बवाल में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कि अपने लिए न सही अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया हम बचा के रख पाएं.
बहुत बहुत शुक्रिया जोशी साहब, थैंक यू सो मच कनन, एंड अब्दुल्ला साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।